साथियों, शुभ प्रभात। स्वागत है आप सभी का आज के मॉर्निंग सेशन में। आशा करता हूं जितने भी भाई बहन साथी आज के इस मीटिंग में मौजूद है सभी बहुत ही सेहतमंद, खुशहाल और बहुत ही उत्साही होंगे। आज अपने जीवन में कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया समझने के लिए। साथियों, आज का जो सेशन है, मैंने कल ही कहा था कि कुछ रोज से कम है। खैर, कोई बात नहीं है। अब ये जिम्मेदारी है मेरी कि 2 महीने का ये जो क्लास आप लोगों ने लिया हुआ है इसको कंप्लीट कर लूं। क्योंकि साथियों, मैं बहुत बार बोलता हूं, इतने कम लोगों में एनर्जी यूज करना या इतने कम लोगों में दिमाग का इस्तेमाल करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर ज्यादा संख्या रहे तो ज्यादा से ज्यादा खुलकर बात करने में आज मजा आता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि ये सब चीजें है क्या एग्जैक्टली, क्यों मतलब लोगों की संख्या कम होती है या फिर क्या लोगों को मरने की जल्दी है। नहीं समझ पाऊंगा। मजे की बात ये होती है कि कोई अगर व्यक्ति मर जाता है तो दुख जताने के लिए, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों लोग शायद मैसेज डालते हैं, लेकिन उन्हीं चीजों को रोकने के लिए इतना हमारा ये महत्वपूर्ण प्रोग्राम है तो कोई एक दूसरे को शेयर नहीं करता है। खैर, कोई दिक्कत नहीं है और लोग उसके बारे में सीरियस भी नहीं है। एनीवे, तो बढ़ते आगे साथियों। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा जो सेशन चल रहा है आजकल, पंच तत्वों के बारे में सेशन चल रहा है कि अगर हम लोगों को सर्दी से लेकर कैंसर तक हर बीमारी को अगर ठीक कर लेना है तो हमें पंच तत्व जो होते हैं, पंच तत्वों के पंच तत्वों से बने हुए चीजों को ही खाना हमारे लिए सही होता है। इसी विषय पर हमारी बात हो रही थी। और पंच तत्व कहाँ से आते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जैसे कि चाय नहीं खाना है, चाय नहीं पीना है, शक्कर नहीं खाना है, रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, मैदे की चीजें, दूध, दूध के बारे में हमारी बात हुई। और लास्ट में हम बात जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं साथियों, रासायनिक प्रक्रियाओं की, जो कि खाद के बारे में है। तो कल हमने थोड़ा सा रिवीजन लेंगे हम लोग। कल हमने किस विषय पर बात की थी, थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा कितने लोग मन से सुनते हैं विषय को। तो कौन बताना चाहेगा, कौन रिवीजन देना चाहेगा, कल हमने किस विषय पर बात की थी, ताकि मैं समझ पाऊं कि कल हमने क्या सीखा। उसके बाद में मैं सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। कोई भाई बहन साथी बताना चाहे तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। ओके ओके ओके, नागराज सर है। सर जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप बता सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारा जो अभी सेशन शुरू है वो छठा तत्व अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती है। उसमें से सबसे पहले आता है चाय, शक्कर, रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, मै मैदा और उससे बनाई हुई चीजें, और सबसे लास्ट है रासायनिक खतों से बनाए हुए चीजें जो खेती में बनते हैं। तो हमारा कल का टॉपिक था रसायन, रसायन से बनाई हुई जो चीजें हैं खेती में जो उगाते हैं, उससे हमारे शरीर में जो छठा तत्व जाता है, उससे हम हमारे शरीर में जो खून गाढ़ा होता है वो छठा तत्व जाने से ही होता है। तो आपने उससे बहुत सारी चीजें बताई थी कि छठा तत्व मीन्स रसायन से जो चीजें है खेती उगाने से जो हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति के पहले जो ही चीजें हम उगाते थे हमारे देश में, वो उसकी हाइट बहुत बड़ी थी। यानी आपने एग्जांपल दिया था जवार का, तो 7-8 फुट ऊंच
हाइट थी उनकी। लेकिन जब से हरित क्रांति आई और जो रिसर्च हुआ उसमें हाइट सब यानी ज्वार की, गेहूं की और बाकी बहुत सारे जो चीजें हैं उनकी हाइट कम करा दी और जिसकी बीज की मात्रा बढ़ा दी। लेकिन जो पौष्टिकता थी वो पौष्टिकता ना होने के बाद और यूरिया और बाकी जो रासायनिक दवाइयाँ है उसका इस्तेमाल करने से प्रोडक्ट बढ़ गया, लेकिन क्वांटिटी क्वालिटी उतनी ज्यादा ये नहीं हुई। तो उसका असर हमारे शरीर में लाइफ टाइम के लिए हुआ और उससे बहुत सारी बीमारी हमारे शरीर में आने के लिए, जो खून गाढ़ा होना, खून गाढ़ा होने से फिर बाकी बहुत सारी बीमारियां आती है। तो उससे बचना बहुत नामुमकिन ऐसा है। ऐसा आपने कहा था 20 साल के बाद अगर हमारे कम्युनिटी में लोग आते हैं तो बचेंगे, अदरवाइज जो हाल अभी भी है, कोई आदमी कहाँ भी यानी बैठे बैठे ही जान चली जा रही है। तो ये धोखे की घंटा है। तो इससे बचना नामुमकिन है, ऐसा आपने बताया सर। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू। बहुत अच्छे से विश्लेषण आपने दिया है। राधेश्याम जी है, राधेश्याम जी आप बताएं आपने क्या सीखा कल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। कल आपने सर जो छठा तत्व है रासायनिक खाद डाले हुए अन्न, इसके बारे में पढ़ाया सर। जैसे हमारे देश में 1970 में हरित क्रांति हुई थी, तो उसमें केमिकल डाले हुए अन्न तैयार किए गए। जैसे पहले जो उत्पादन होता था हमारे यहाँ, ज्वार, गेहूं, केला, पपाई, ये सब जो ओरिजिनल पदार्थ उगाए जाते थे। लेकिन सरकार ने सोचा कि जैसी लोक संख्या बढ़ रही है तो ये जो तैयार हो रहे अन्न पदार्थ ये शायद कम गिरेंगे, इसलिए उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970 में हरित क्रांति हुई थी। इसमें दो अलग अलग चीजों का डीएनए मिलाकर एक नई चीज बनाई गई। उसे हाइब्रिड कहते हैं, संकरित कहते हैं। उसका उद्देश्य था उत्पादन बढ़ाना। जैसे कि पहले पुराने जमाने में जो ज्वारी आती थी वो ओरिजिनल आती थी। उसके जो फसल होती थी, पेड़ होते थे, वो 8-10 फीट उसकी ऊंचाई होती थी और वो 5-6 महीने में पकते थे और उसके दाने छोटे हुआ करते थे। लेकिन जैसे संकरित प्रजाति आई तो उसके दाने मोटे हो गए और उसकी हाइट भी 4-5 फीट ऊंची होने लगी। और जो उत्पादन है वो केवल 3-4 महीने में भरघोस उत्पादन होता था। लेकिन वो ज्वार खाने में उसका जो ओरिजिनल जो ज्वार का स्वाद होता था और उसमें जो कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन होते थे वो संकरित प्रजाति में हमें नहीं दिखाई देने लगे। उसके बाद पहले उत्पादन जो होता था ज्वार का, ये 8 तो 10 क्विंटल प्रति एकड़ होता था। लेकिन अब संकरित प्रजाति में 20 क्विंटल प्रति एकड़ इतना भरघोस उत्पादन होता है। लेकिन उसमें ना कैल्शियम होता है, ना प्रोटीन, ना विटामिन होता है। पहले की प्रजाति से इंसान को शक्ति मिलती थी, उसकी हाइट भी बढ़ती थी बहुत। लेकिन ये प्रजाति जो आई संकरित, उससे उसकी आयु कम होने लगी, हाइट कम रहने लगी। उसी की तरह ज्वारी की तरह जैसे मिर्ची जो फसल होती थी वो जून में बोते थे और दिवाली में उसका उत्पादन होता था। लेकिन आज तो केवल 1.5 महीने में ही उसका भरघोस उत्पादन होता है। पहले की मिर्ची का पेड़ जो होता था वो हाइटेड होता था, अब केवल 2 फीट की ही मिर्ची होती है और वो उतनी मजबूत भी नहीं होती। जैसे पहले के पेड़ उखड़ते नहीं थे मिर्ची के, लेकिन आज केवल एक हाथ से अगर हम उसको निकाले तो वो आसानी से उखड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें ताकत ही नहीं रही है वो उसमें मिर्ची में। उसी तरह आपने बैंगन के बारे में बताया था, बैंगन जो थे दिवाली में लगते थे, आज केवल 1.5 महीने में बैंगन उग जाते हैं। लेकिन उसका वो स्वाद नहीं है, क्योंकि सब जो उत्पादन है ये संकरित हो गया है। उसमें कोई क्वालिटी नहीं हुई, कम
कम टाइम में उसका उत्पन्न होता है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं रही। उसी तरह अनार जो होता है, उसमें भी भयानक केमिकल डाले जाते हैं, वो उसका स्वाद नहीं बचा। पहले जो मूली होती थी, बेर होते थे, वो बहुत ही स्वादिष्ट लगते थे, लेकिन आज उनमें कोई क्वालिटी नहीं, स्वाद नहीं, कोई पौष्टिक तत्व भी नहीं रह गया है। पहले गेहूं हाइटेड था उसका पीक, लेकिन आज केवल 2 फीट उसकी हाइट रह गई है। फ्लावर का फूल जो पहले ज्यादा से ज्यादा आधा किलो का होता था, लेकिन आज 10-10 किलो का एक फूल होता है। उसमें भी कोई स्वाद नाम की चीज नहीं रह गई। तो आपने बोला था कि 1970 से पहले जो हम चीजें खाते थे उसमें पौष्टिकता थी, विटामिन थे, और ताकत मिलती थी इंसान को। उसकी आयु भी 80 साल, 90 साल, 100 साल तक जगता था पहले का इंसान। लेकिन आज ये संकरित चीजें खाकर हमारी आयु बहुत कम रह गई, 50-60 साल तक ही रह गई। ऐसा आपने बताया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छे से ये सब चीजें लिख कर रखी और बहुत अच्छे से विश्लेषित किया यहाँ पर। और अगर ऐसे ही इस मीटिंग में 100 लोग अगर रहे राधे श्याम जी की तरह की, हर चीज को ऑब्जर्वेशन करना, हर चीज को अच्छे से लिख कर रखना, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बोला है, भले ही आप लोगों को लगता होगा ये 100-200 रुपए में हमें सीखने को मिल रहा है या ऑनलाइन सीखने को मिल रहा है, तो ये बहुत सस्ती चीज है, लेकिन ये जो है साथियों, मैंने बहुत बार बोला है कि ये संस्कार है। ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है। कुछ लोगों को लगता होगा बहुत अच्छी बातें हो रही है, बहुत नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत जरूरी बातें हैं। अच्छी और जरूरी में बहुत फर्क होता है। और ये बातें अगर हम अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो ही हम अपने आने वाले पीढ़ी को बचा पाएंगे। मैंने बहुत बार बोला है हमारे देश में भैंसों का दूध पी पी कर, जहरीले चीजें खा खा कर या हाइब्रिड चीजें खा खा कर लोगों की मति या लोगों का दिमाग पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। रियली बताऊं मैं आप लोगों को, इंसानियत खत्म हो रही है इंसान के शरीर से। क्यों हो रही है? क्योंकि वो इंसानियत चलाने के लिए जो इमोशन चाहिए, जो भावना चाहिए, वो भावनाएं इस केमिकल के कारण, छठे तत्व से ये खत्म होती जा रही है। क्योंकि हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे उन्होंने एक वाक्य लिख कर गए हैं कि जशे खाल तशे भाल। ये मराठी में है कि जैसा हम खाएंगे वैसे ही हम बनेंगे। हम खा क्या रहे हैं? हम सिर्फ पेट भरने के लिए चीजें खा रहे हैं। जैसे कि अभी अभी राधे श्याम जी ने बताया यहाँ पर, जो हमारा कल विश्लेषण हुआ था, कि अगर कम आयु की फसलें खाएंगे तो आयु कम होगी, कम क्वालिटी की फसलें खाएंगे तो क्वालिटी कम होगी, कम ऊंचाई की फसलें खाएंगे तो ऊंचाई कम होगी, कम विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम की फसलें खाएंगे तो सब चीजें कम ही होगी। तो आपको पता है हमारा दिमाग जो होता है, हमारे जो ब्रेन होते हैं, उस ब्रेन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगेगी, कुछ ना कुछ तो अच्छी चीजें लगेगी। लेकिन अगर सब हाइब्रिड है या सब संकरित है या केमिकल से है, तो फिर वो दिमाग भी काम कैसे करेगा? इसी कारण से भारत देश के लोग दिमागी रूप से धीरे 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 धीरे, भारत की बात नहीं करूंगा, पूरी दुनिया की बात करूंगा मैं, क्योंकि पूरी दुनिया में चल रही है ये सब केमिकल वगैरह जो भी है, लेकिन खास करके भारत में ज्यादातर ज्यादातर खाया जा रहा है। तो भारत के लोगों की जो मति, या मैं कहूंगा गति, या फिर मैं कहूंगा विचार करने की क्षमता जो है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। और हर व्यक्ति को गुस्सा तुरंत आ जाता है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड, शॉर्ट फसलें खाकर, शॉर्ट समय में, कम समय में हर चीज अगर उत्पादित हो रही है, तो गुस्सा जिस जहां पर उसके जो इमोशंस थे, उसकी जो सहनशीलता थी, वो अभी कम हो गई है। आपने देखा होगा कई बार अभी ऐसी घटनाएं घटती है कि 100-100 रुपए के लिए लोग एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। खुद बेटा अपने बाप को मार दे रहा है, खुद बाप अपने बेटे को मार दे रहा है। कई जगह पर ऐसा है, पति अपने पत्नी को मार रहे हैं, पत्नी अपने पति को मार के किसी ड्रम में डाल के कर रही है। कोई कुछ कुछ तो लोग ऐसे हैं कि खुद के पति को, कई ऐसी महिलाएं खुद के पति को, या कोई ऐसा है कि खुद के पत्नी को काट के फ्रीज में भरता है। ऐसी मैंने घटनाएं सुनी है कि अपने अपने माँ बाप को या फिर पत्नी को काट के टुकड़े करके उसको फ्रीज में डाल देगा, और उसी को पका कर खाएगा 20-25-30 दिन, ताकि किसी को पता ना चले कि वो गायब कहाँ हो गई है। क्या है इंसान अभी?
क्या बन रहा है इंसान, और इसके पीछे का अगर कोई कारण है साथियों तो ये छठा तत्व केमिकल जहर। क्योंकि जहर अगर शरीर में धारण हो रहा है तो दिमाग में भी जहर ही घुलेगा, और दिमाग में अगर जहर है तो इंसानियत बचेगी कहाँ। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में ये जहर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वो मेरा घर क्यों ना हो, क्योंकि मुझे जो अनाज खाना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं मार्केट से लाना पड़ रहा है, तो वो हाइब्रिड ही है। भले ही मैं मेरे घर में तेल बदल दूं, मेरे घर में नमक बदल दूं, मेरे घर में आटा बदल दूं, मैं मैदे वगैरह चीजें ना लाऊं, या फिर मैं जो भी रिफाइंड तेल, रिफाइंड नमक, चाय वगैरह मैं छोड़ दूं, लेकिन मुझे जो खाना, जो फल, जो सब्जियां जो खानी पड़ रही है वो सब जहरीली ही है। और साथियों इस अभियान का मकसद ही वही है, विष मुक्त, रोग मुक्त, समृद्ध भारत बनाना। हाइब्रिड, जैसे कल सुचिता मैम ने जो विषय छेड़ा था कि हाइब्रिड बीज। सॉरी साथियों, एक बीच में कॉल आ गया था, इसके कारण से मेरी आवाज रुक गई होगी। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, यस अभी आ रही सर। ओके। तो साथियों, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इंसान है, इंसान के शरीर में जो जहर जा रहा है, वो मैं हूं, अन्य कोई भी हो, ये सब चीजें हमें खानी ही पड़ रही है। और हमारा मकसद क्या है, जैसे मैं बात कर रहा था, सुचिता मैम ने कल विषय छेड़ा था कि भाई ऐसे कोई गावरान जो हम बोलते हैं, जो देशी हमारे बीज थे, क्या वो बीज है? तो मैंने कल भी कहा था कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी देशी जो हमारे बीज थे, वो उन बीजों को बचाकर उनका बीज बैंक, सीड बैंक उन्होंने बना के रखा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को वो बचा पाए। तो हम जैसे ही, अब मुझे नहीं पता कितने लोग सहयोग करेंगे, कितने लोग, मैं नहीं कुछ हुआ तो मैं अपने परिवार के लिए तो कम से कम ये करूंगा ही करूंगा कि एक जैसे आपको पता है मैं आश्रम शुरू करने जा रहा हूँ अगले साल। अगर आश्रम, आश्रम का मतलब क्या है, वहीं पर मैं रहूंगा, वहीं पर वो खेत हमने लिया हुआ है, वहीं पर उसको वहां पर ऑर्गेनिक सब चीजें उगाई जाएंगी, और वो ऑर्गेनिक चीजें मेरे परिवार के लिए इस्तेमाल करूंगा। वो देशी जो भी कुछ चीजें होगी वो सब देशी हम लाएंगे, हमारे वहां पर फार्म पर उगाएंगे और अपने परिवार के लिए कम से कम खाएंगे। अगर बाकी लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा भैया, पर बाकी लोगों को कोई अगर इच्छा नहीं रही, तो कम से कम मेरा परिवार तो बचे, और साथ ही साथ मेरा एमएससी परिवार बचे। क्योंकि जो लोग मेरे साथ एमएससी में जुड़े हुए हैं उनको भी कुछ ना कुछ बचाने का प्रयास मेरा चल रहा है। वैसे तो ये तभी मुमकिन है कि ऑर्गेनिक मूंगफली का तेल बनाना, ऑर्गेनिक गेहूं को उगाना, ऑर्गेनिक सब्जियों को उगाना, ऑर्गेनिक बैंगन या बीज आदि आदि जो फल है, फ्रूट है, सब चीजें उगाना, ये तभी पॉसिबल है एक एक क्वांटिटी में, अगर ये लोगों की संख्या हो तभी ये पॉसिबल है। इसीलिए मैं बहुत बार बोलता हूं कि हमारी जिस दिन 1 लाख लोगों की कम्युनिटी हो जाएगी तो ये सब चीजें हम लाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं अपने, कम से कम मेरे परिवार को तो बचाऊं। क्योंकि मेरा परिवार बचेगा तो एमएससी परिवार बचेगा, एमएससी परिवार बचेगा तो देश बचेगा। मुझे देश, पूरा देश सुनेगा नहीं सुनेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन कम से कम एमएससी में है 1 लाख लोग, 1 लाख परिवार। वैसे तो मेरा 10% लोगों को बचाने का प्रयास है, लेकिन 1 लाख परिवार भी मैं बचा पाऊं तो कम से कम मेरे इस धरती पर जन्म लेने का कुछ तो फायदा होगा। इसलिए ये सब प्रयास चल रहा है, क्योंकि सभी घरों में वही अनाज, वही फल, वही सब्जियां खिलाई जा रही है। बच्चा जैसे ही आंखें खोलता है तो वही दूध उसको पिलाया जा रहा है, वही सब चीजें उसके मुंह में डाली जा रही है। तो आने वाली पीढ़ी बर्बाद होने की कगार पर है। तो बढ़ते आगे। तो साथियों, कल हमने जो बात की थी हाइब्रिड सीड्स के बारे में, हाइब्रिड बीजों के बारे में, हाइब्रिड उत्पादन के बारे में। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे देश में आबादी बढ़ गई, इसके कारण से
उत्पादन ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे देश में अभी जितना उत्पादन होता है इतना जरूरी नहीं है इससे ज्यादा उत्पादन हमारे देश में होता है। तो कितना सारा फसल गवर्नमेंट के गोडाउन में सड़ जाता है शायद आपको पता नहीं होगा, आप गूगल गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा, न्यूज सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। उत्पादन की जरूरत नहीं, हमें क्वालिटी की जरूरत है। बहुत बड़े मतलब इसके पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र चलते हैं, बहुत बड़ी बातें हैं, ये आम आदमी को समझना बहुत कठिन है। और वो भी 15-20 लोगों में मतलब इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा कठिन होता है, मैंने बहुत बार बोला है आप लोगों को। चलिए फिर भी मैं कोशिश करूंगा। तो साथियों कहने का मतलब ये है कि पहली बात ये हाइब्रिड बीजों की हमें जरूरत नहीं है। रियली बताता हूं मैं आप लोगों को, जब आप कुदरत के साथ में खिलवाड़ करोगे तो कुदरत आपके साथ खिलवाड़ करेगी, क्योंकि जिसने हमें बनाया है उसी को हम मिटाने की अगर बात करते हैं तो फिर हम ही मिट जाएंगे, ये ट्रू है। लेकिन कुछ ऐसे साइंटिस्ट होते हैं, कुछ माथे फिरे हुए जिनके सर मतलब उल्टे सुलटे चलते हैं, उल्टे पुल्टे चलते हैं, वही लोग ऐसी चीजें करते रहते हैं। वो खुद को साइंटिस्ट मानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट जो उन्होंने साइंस सीखकर साइंस मतलब जो रिसर्च किया है वो रिसर्च जनता के कल्याण में है, मानव के कल्याण में है कि नहीं है, इसका भी थोड़ा सा विचार करना ही चाहिए, सोचना ही चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को बस अपने आप को प्रूव करने के लिए वो लोग उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं, और उसका ही नतीजा होता है कि आबाद मतलब हमारे देश की जो कौम होती है या दुनिया जो होती है हमारी, ये बर्बादी की कगार पर आती है। बहुत सारे ऐसे रिसर्च है जो हमारे पूरी दुनिया को खत्म करने की कगार पर है। आपको अणुबॉम्ब वगैरह ये सब चीजें तो पता ही होगी। अभी अभी एक चल रहा है, आपको पता होगा कि एआई आ गया और रोबोट बन रहे हैं। तो एआई और रोबोट ये दोनों अगर इकट्ठा हो गए, जिस दिन इनको इमोशन जाग गए ना, तो ये मानव जात को खत्म भी कर सकते हैं। ये चीजें आम आदमी को नहीं समझ में आती है। आम आदमी को बस 2 वक्त की रोटी खाना, 2 बच्चे पैदा करना और काम पे जाना, इसके अलावा कोई चीजें समझ में नहीं आती है। सामान्य व्यक्ति जो होता है उसको क्या लेना देना है इन सब चीजों का। लेकिन ऊपर बैठे हुए कुछ लोग होते हैं जिनको ये समझ में आता है, कुछ उसको पैसा कमाने के लिए इन सब चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जो दुष्प्रभाव होते हैं वो प्रभाव जब पता चलते हैं तो फिर समझ में आता है कि क्या हो रहा है। एनीवे तो बढ़ता हूं आगे। तो साथियों जैसे कि कल बात हुई थी, हाइब्रिड चीजों को खाकर हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारी आयु कम हो रही है, हमारी क्षमता कम हो रही है। पुराने जमाने का थोड़ा सा अध्ययन कीजिए, 100 किलो का बोरा आम आदमी सहजता से सर पर उठा लेता था। पुराने जमाने में जो वजन मतलब कोई अनाज है या फसल है उसको भरने के जो पोते हुआ करते थे, जो गुनते हुआ करते थे, वो 100 किलो की हुआ करती थी। शायद आप लोगों को पता है, नहीं पता है मुझे पता नहीं, लेकिन 100 किलो का कोई भी अनाज भरना है तो 100 किलो का बोरा ही हुआ करता था, क्योंकि 100 किलो एक इंसान आसानी से उठा लेता था। क्यों? क्योंकि वो गावरान खाया करता था, देशी खाया करता था। अब हुआ कैसे कि जैसे जैसे यूरिया फॉस्फेट सॉरी ये हाइब्रिड चीजें आ गई तो फिर वो थोड़ी क्षमता कम हो गई, तो 50 किलो उठाने लग गए। आपको पता है 50 किलो के बीच में 50 किलो की बोरियां ही मतलब भरी जाती थी हर चीज की। लेकिन अभी क्षमता और कम हो गई है। अभी आप देखेंगे गेहूं है, चावल है, अन्य कोई भी चीज है, जो 25 किलो या 30 किलो की ही बोरी आती है। क्यों? क्योंकि इंसान की क्षमता कम हुई है। वो 25-30 किलो की बोरी भी लोगों से उठाई नहीं जा रही है आजकल। आप खुद से पूछिए ये जो मैं बोल रहा हूं ये सच है या झूठ है। यानी कि 100 किलो तो सपने में भी नहीं उठा सकता कोई इंसान। बस वो कोई जिम विम करते होंगे, कोई एक्सरसाइज करते होंगे, थोड़ा सा अखाड़ा वखाड़ा में खेलते होंगे, तो वही 100 किलो उठाते होंगे। आम आदमी आप में से मेरे में से कोई आदमी 100 किलो का बोरा अभी उठा नहीं सकता है। क्यों नहीं उठा सकता? क्योंकि हाइब्रिड खाकर, कम कम क्वालिटी की चीजें खाकर अच्छी क्वालिटी आएगी कहाँ से? कहाँ आपकी हड्डी मजबूत रहेगी, कहाँ मांसपेशियां मजबूत रहेगी आपकी? इसलिए आप 100 किलो वजन उठा नहीं सकते। अगर उठा सकते तो कोई हाँ बोले, हाँ एड्रेस करे मुझे कि सर मैं 100 किलो का वजन उठा सकता हूँ। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान पूरा कमजोर हो चुका है। क्यों हुआ है? पूरा हाइब्रिड खा के। अब यहां तक अगर बात समझ में आई तो आगे की बात मैं आप लोगों के सामने रखूं। साथियों हाइब्रिड जितनी चीजें कमकुवत होती है, क्षमता में कम होती है, तो नेचुरल सी चीज है, जब उसको खेत में बोया जाएगा, उसके अंदर प्रतिरोधक शक्ति नहीं है, उसके अंदर अगर ताकत नहीं है, तो रोग भी तो आना ही आना है उसके ऊपर।
इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर जवार, जो मैंने आपको बताया, जवार अगर 10 फीट 8 फीट 9 फीट ऊपर खड़ा होता है तो उसकी जड़ें भी तो उतनी नीचे जाती होगी, तब जाके तो ऊपर जाएगा। क्योंकि आपको अगर जितनी ऊंची मंजिल बना मतलब इमारत बनानी है, उतना उसका नीचे की बुनियाद भी तो लंबी बनानी पड़ेगी, उतनी खोल बनानी पड़ेगी, उतनी उसको गहरी बनानी पड़ेगी। ये कुदरत का कानून है, ये इसको आपको मैं आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो आप समझ ही सकते हो कि आपको अगर एक मंजिला घर बनाना है तो उसका जो बुनियाद है वो हो सकता है आपकी जमीन के हिसाब से 2 फीट 3 फीट 5 फीट बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको 20 मंजिला इमारत बनानी है तो खुद से पूछिए आप एक बार, क्या आपको 5 फीट की बुनियाद बनाकर 20 मंजिला इमारत खड़ी कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि 20 मंजिला ऊपर करेंगे और 5 फीट का तो वो कभी भी मतलब गिर जाएगी, तुरंत गिर जाएगी। एग्जैक्टली उस वक्त की जो जवार थी साथियों, अगर वो 10 फीट ऊपर जाती थी तो 3 फीट तक उसकी जो जड़ें होती थी वो जड़ें नीचे जमीन में जाती थी, और 3 फीट से वो जमीन के अंदर से विटामिन प्रोटीन कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर नाइट्रोजन ये सब चीजों को इकट्ठा करके पोषक तत्व देती थी। अब जो जवारी है वो 1 फीट भी उसकी जड़ नहीं होती है, आपके जानकारी के लिए बता दूं। अगर 1 फीट जड़ उसकी नहीं है तो वो ऊपर भी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, तो वो ज्यादा विटामिन प्रोटीन लेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर प्रतिरोधक शक्ति जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी पावर जो है वो कम ही होगी, नेचुरल सी बात है। या फिर उस जमीन से वो ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले नहीं सकती, तो फिर क्या है, उसको ऊपर से कुछ चीजें देनी पड़ेगी, ऊपर से खाद डालने पड़ेंगे, उसके ऊपर से उसको अलग अलग तरह के मटेरियल डालने पड़ेंगे, क्योंकि वो जमीन के नीचे नहीं जा रहा है। फिर अभी इसको कुछ तो डालना पड़ेगा, इसलिए फिर रासायनिक खाद पैदा हुए। पहले तो रासायनिक खादों के बारे में थोड़ा सा मैं इतिहास बताऊं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाए। दूसरा महायुद्ध जब खत्म हुआ, आपको पता है बॉम्ब बनाने में नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है बहुत बड़ी मात्रा में। तो दूसरा महायुद्ध जब खत्म हुआ तो उन्होंने क्या किया था, जो नाइट्रोजन उत्पादित करके रखा था वो इतनी बड़ी मात्रा में करके रखा था। आप गूगल जाइए, ये सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा, गूगल पर ये सब जानकारी होती है। तो दूसरे महायुद्ध में जो नाइट्रोजन बहुत बड़ी मात्रा में, उन्होंने फैक्ट्री की फैक्ट्री खड़ी कर दी थी दूसरे महायुद्ध में। कई हजारों फैक्ट्रियां खड़ी कर दी थी नाइट्रोजन उत्पादित करने के लिए, ताकि बॉम्ब का काम मतलब जहां पर बॉम्ब लगेंगे वहां पर बॉम्ब बना के फोड़ेंगे और लोगों को मारेंगे, ये उनका उद्देश्य था। लेकिन दूसरा महायुद्ध खत्म हो गया। अब ये जो फैक्ट्रियां बनी हुई है उसमें करोड़ों अरबों रुपए डाले हुए हैं, और उन्होंने बना के रखा हुआ नाइट्रोजन और फैक्ट्री, दोनों चीजें तो अभी मौजूद है। अभी इनको मिटाएंगे तो करोड़ों का नुकसान होगा। तो अभी इस नाइट्रोजन का कुछ तो करना पड़ेगा। तो इस कुछ तो के चक्कर में उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर प्रयोग करना शुरू किए। कभी इंसान के ऊपर किए, कभी जानवरों के ऊपर किए, कभी जमीन के ऊपर किए, कभी फसलों के ऊपर किए। तो उन्होंने पाया कि फसल को अगर नाइट्रोजन दिया जाए तो फसल जल्दी बड़ी होती है। उन्होंने प्रयोग करके देखा, हर 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 सजीव पर उन्होंने प्रयोग करके देखा, जानवरों में देखा, इंसानों में, सब में देखा। लेकिन फसल को जब नाइट्रोजन डाला जाता था तो फसल जल्दी बड़ी होती थी। क्यों बड़ी होती थी? उसके पीछे बहुत माइक्रो साइंस है। वो बैक्टीरिया मरते हैं, उसके अंदर वो जीव सजीवनम जीव जीवात जाते हैं, उनके अंदर के जो एनर्जी है वो एनर्जी पूरी फसल को चली जाती है, तो फसल पटाख से बड़ी हो जाती है। यानी कि आज अगर नाइट्रोजन डालेंगे तो वो 4 दिन में 5 दिन में फसल जो है वो 1 फीट बड़ी हो जाएगी। ये उन्होंने प्रयोग करके देखा तो उन्होंने पाया कि इस नाइट्रोजन को हम जमीन में उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन उनको पता नहीं था, बेवकूफों को, कि वो जमीन में जब डाला जाता है नाइट्रोजन, जैसे नाइट्रोजन बम में डाला जाता है तो इंसान का शरीर फट जाता है, वैसे ही नाइट्रोजन जब जमीन में डाला जाता है तो जमीन में जो माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं वो फट जाती है, और उनकी ऊर्जा फसल को लगती है। लेकिन उन्हें क्या लेना देना था, तो उन्होंने क्या किया, इस नाइट्रोजन को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया, यूरिया। और इस यूरिया को फोकट में शुरू शुरू में बांटा। ये विदेशी लोग बहुत खतरनाक होते हैं, आपके जानकारी के लिए बता दो। इन्होंने ही तो राज, इसलिए तो 250 साल तक हमें गुलाम बना के रखा। ये दिमाग क्या करते, मैंने उस दिन भी बताया था, शराब वराब उन्होंने पहले फोकट में बांटा, वैसे भी यूरिया ही उन्होंने फोकट में बांटा, जो नाइट्रोजन उसमें था।
तो यूरिया फोकट में बांटा, तो पहले के लोग यूरिया नहीं इस्तेमाल करते थे। पहले क्या हुआ करता था, खेत में अगर डालेंगे तो वही होता था, जीव जीवस्य जीवनम, जीव जीवात जायते, यानी कि साइंस ऐसा चलता था। मान के चलिए 10 फीट की जवार है, अब 10 फीट की जवार में से कनीस निकलेगा तो उसमें से जो दाने निकलेंगे वो दाने इंसान खाएगा, बचा हुआ उसका जो पेड़ है यानी कि तना है, वो तना कौन खाएगा, वो तना खाएगा जानवर। हमारे घर की गाय खाएगी, हमारे घर की भैंसे खाएगी, हर घर में जानवर हुआ करते थे, हर किसान के पास 10-10 20-20 गाय भैंसे हुआ करती थी उस समय में। तो वो जो चारा था, वो चारा कौन खाता था, जानवर खाता था। और जब उसको काटा जाता था तो नीचे का जो धस हुआ करता था या नीचे का जो जड़ें हुआ करती थी, वो जड़ को जमीन के अंदर ही दफना दिया जाता था, ताकि बैक्टीरिया को वो खाद्य मिले। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग खेती करते हैं, कितने लोगों को खेती के बारे में जानकारी है, लेकिन ये साइंस था उस वक्त हमारे देश में। तो अगर मान के चलिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको जवार का, वैसे ये सब फसलों में होता था। पहला हिस्सा जो था, जिसको फल बोलेंगे हम, धान्य बोलेंगे या फिर अनाज बोलेंगे, वो इंसान खाता था। दूसरा हिस्सा जो था, जो तना था, उसका पेड़ था, वो उसको चारे के रूप में जानवर खाएगा। और बचा हुआ नीचे का जो उसका डंठर बोलूंगा मैं, जमीन के अंदर जो था, वो उसको धस बोलते हैं हमारे यहाँ पर। तो उसको जमीन के अंदर ही सड़ाया जाता था, तो वो बैक्टीरिया को खाने में इस्तेमाल होता था। और दूसरी बात, जो जानवर चारा खाते थे उसका जो गोबर निकलता था, क्योंकि वो भी तो एनर्जी ही है ना, तो वो गोबर जो निकलता था, वो गोबर को क्या करते थे पुराने जमाने के लोग, गोबर को इकट्ठा जमा करते थे, वही खाद के रूप में जमीन में डाला करते थे। तो जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया है, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ एक ही सिद्धांत पर चलती है, जीव जीवस्य जीवनम, जीव जीवात जायते। ये मैंने पहले ही भी आप लोगों को ये सिद्धांत बोला हुआ है। तो फिर क्या होता था तना जो था जानवर खाता था, जानवर उसमें से एनर्जी ले लेता था, बाकी जो बची हुई एनर्जी है वो गोबर के जरिए बाहर निकल जाती थी, गौमूत्र के जरिए बाहर निकल जाती थी। तो पुराने जमाने के जो किसान थे, गौमूत्र और गोबर को लेकर जमीन में डाल देते थे, तो उसी से फसल, यानी कि ये चक्र ऐसे ही घुमा करता था, फिर से वो जमीन में आ जाता था, फिर से उसको फसल लगाएंगे तो फिर से वो जमीन के अंदर से ऊपर लेता था, ऊपर से सिर्फ जो कनिस में जो दाने हैं वो दाने इंसान उपयोग में लाता था, बाकी चीजें ऐसी ये पूरी रूटीन चल रही थी। जैसे हमारे कुदरत का एक रूल चलता है, बारिश आएगी, बारिश के बाद में ठंड आएगी, ठंड के बाद में धूप आएगी, फिर से बारिश, फिर से, ये ऐसा चक्र साइकिल जो चलती है ना, एग्जैक्टली यही साइकिल जमीन के अंदर चलती थी पुराने जमाने में। मकई लेते हो, ज्वार लेते हो, गेहूं लेते हो, कोई भी फसल अगर लेंगे तो ऐसे ही चक्र चला करता था। लेकिन आजकल का जो आधुनिक किसान है, ये कम दिमाग किसान इस साइकिल को कब का तोड़ चुका है, कब का तोड़ चुका है। अब होता कैसे है, खेती में अगर मान के चलिए जवार लगा दिया, जवार लगाने के बाद में क्या होता है, ऊपर के दाने जो है वो इंसान को खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, बीच का जो तना है वो जानवरों को खाने के लिए इस्तेमाल होता था। अब नहीं होता है, क्योंकि अभी जानवर किसान के पास है ही नहीं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। अब जानवर 100 किसान है तो उसमें से 10 किसान के पास बैल होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-4 गाय होंगी। 90 किसानों ने बैल गाय सब पालना बंद कर दिया है, क्योंकि वो डिजिटल भारत में रहते हैं। उनको सुबह सुबह उठने के बाद, पुराने जमाने में मैं जब छोटा था, मेरे घर पर 2-4 गाय हुआ करती थी, दो बैल हुआ करते थे, तो सुबह सुबह उठकर मैं उनके गोबर निकालना, उनका गोठा उनका साफ करना, ये मैं खुद करता था जब जब मैं छोटा था। छोटा मीन्स कितना, 10-12 साल से मैंने 20 साल तक ये सब चीजें की हुई है, 10 साल तक मैंने खुद खेती की हुई है। तो ये गोबर निकालना, उनका वो साफ सफाई करना, ये सब करना, वो गोबर को एक जगह पर इकट्ठा करना, ये नाटकबाजी पुराने जमाने में किसान करते थे। अब नहीं, अब डिजिटल हो गया है भारत। अब क्या करता है किसान, सब जानवर बेच दिए, किसान ने ट्रैक्टर वैक्टर लाए, पावर टिलर ला के रखे हुए हैं। अब उसके खेत में अगर कोई चारा उत्पादित होता है, या तो किसी किसी गोठे को बेच देता है, नहीं तो उसको जला देता है। अब जला देगा तो वो जो साइकिल थी कुदरत की, वो साइकिल तो खत्म हो गई, क्योंकि वो चारे को किसने खाना था, जानवर ने खाना था। जानवर उसमें से गोबर निकालेगा तो गोबर को दोबारा से खेत में डालना था। लेकिन ये साइकिल ब्रेक हो गई, और ये ब्रेक होने के कारण हुआ ऐसे कि उसको अभी उत्पादन लेने के लिए फिर रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना पड़ता है।
तो चलता चक्र ऐसा कुछ है कि शुरू में अभी ये नाइट्रोजन की बात चल रही थी, तो उन्होंने क्या किया, फिर ये नाइट्रोजन डाल के देखा यूरिया के रूप में। तो किसान इस तरह से खेती किया करता था, पुराना जो भी था, तो कुदरती रूप से वो सब अनाज मिलता था हम लोगों को, क्योंकि जीव जीवस्य जीवनम जो मैंने बताया उसी तरीके की ये साइकिल चलती थी। अब उसमें इन्होंने क्या किया, ये छठा तत्व घुसा दिया कि भाई किसानों किसानों को फोकट में यूरिया देना शुरू कर दिया। उन्होंने डाल के देखा तो फसल पटाख से बड़ी हो गई। वो सोच रहे कि साला अपन इधर गोबर खाद डालेंगे, ये डालेंगे, तो उससे अच्छा तो ये है कि एक बोरी यूरिया लाओ, पूरे खेत में फेंक दो, ये बार बार पीक बढ़ेंगे। तो किसानों ने क्या किया कि इन इन यूरिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर यूरिया का इस्तेमाल शुरू हो गया तो फसल लोगों की शुरू शुरू में बहुत अच्छी आना शुरू हो गई। तो लोगों को लगा अभी गोबर खाद की तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि गोबर खाद तो ट्रैक्टर पर डालना पड़ता है। यहाँ पर तो एक गोनी यूरिया 50 किलो की अगर डालेंगे तो फसल फटाक से आ जाती है। लेकिन वो आ क्यों रही थी, भारत के 99% निर्बुद्धि किसान को पता नहीं है कि वो आ क्यों रही थी। अब आप लोगों को एक रियल घटना बताता हूं। आप में से कोई किसान है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप इस बात को जरूर जानते होंगे। पुराने जमाने में मैं जब छोटा था तो हमारे 1 एकड़ खेत में सिर्फ 14 किलो, यानी कि दो चौथे बोला जाता था, हमारे इधर में चौथा बोला जाता है। 14 किलो, 7 किलो का एक चौथा होता है। तो 2 चौथे यूरिया 1 एकड़ में मेरे दादाजी डालते थे। तो हम 20-22 क्विंटल जवार उगाते थे, उसमें से फसल निकालते थे। 20-22 क्विंटल कितना डालते थे, दो ही टाइम में डालते थे, यानी कि 14 किलो पहले और 14 किलो बाद में, 28 किलो में। अब 1 एकड़ में, ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं, 1 एकड़ में वही यूरिया अगर डालना है, यूरिया तो नहीं अभी, फिर सिर्फ यूरिया नहीं, यूरिया में फॉस्फेट भी आता है, डीएपी भी होता है, यानी कि एनपीके होता है अभी, एनपीके, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटैश। तो कम से कम जहां हम, मेरे दादाजी 28 किलो इस्तेमाल करते थे 1 एकड़ में, वहां पर अभी कम से कम 500 किलो, यानी कि 50-50 किलो की 10 बोरियां इस्तेमाल करनी पड़ती है 3-4 टन में। तब जाके 10-12 क्विंटल जवारी बड़ी मुश्किल से आ रही है। जबकि 28 किलो में पुराने जमाने में 20-22 क्विंटल आता था। अभी 500 किलो डालने के बाद में भी 10-12 क्विंटल जवार आता है। मुझे नहीं पता मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर के जो बैक्टीरिया हुआ करते थे, वो बैक्टीरिया अभी समाप्त होने की कगार पर है। गवर्नमेंट का एक एनालिसिस है, मुझे नहीं पता ये एनालिसिस आप लोगों को कितना समझ में आएगा। ये विषय बहुत बड़ा है साथियों, ये विषय कोई आम विषय नहीं है। मैं आप लोगों को जरूर 2 दिन के अंदर क्लियर करके दूंगा कि कैंसर हो क्यों रहा है लोगों को। एग्जैक्टली कारण मैं बताऊंगा आप लोगों को उसका। तो वही ये मतलब विषय है। तो होता ऐसे है कि जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया, गवर्नमेंट का एक एनालिसिस है, मेरे हिसाब से ये गूगल पर भी मिल जाएगा आप लोगों को कि ये कौन से साल का एनालिसिस होगा। मेरे हिसाब से 2001 से 5 के बीच का एक एनालिसिस है गवर्नमेंट का, कि जमीन के अंदर जो बैक्टीरिया है वो 3 खरब बैक्टीरिया 1 ग्राम माटी में होते हैं। जो सशक्त माटी होती है, सदृढ़ माटी होती है, या मैं कहूंगा कि जो जमीन पूरी तरह से संपन्न होती है, उसमें 3 खरब जीवाणु होते हैं। 1 ग्राम माटी की मैं बात कर रहा हूं। अब इसको गवर्नमेंट ने एनालिसिस किया, 2001 या 5 के बीच का ये एनालिसिस है। मेरे हिसाब से ये गूगल पर जरूर होगा, अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। बाद में कब किया मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं ऑर्गेनिक खेती का काउंसलिंग करता था उस वक्त हमने ये लाया था रिपोर्ट। तो 3 खरब जीवाणु जमीन के अंदर होने चाहिए, जिसको सुपीक जमीन माना जाता है। 3 खरब का मतलब समझते हो? मैं आपको समझा दूं। 1 लाख सबको पता है, क्योंकि 1 लाख रुपए में व्यवहार हम जनरल करते हैं। 100, 1-1 लाख को 100 में कन्वर्ट करेंगे तो 1 करोड़ होंगे। 1 करोड़ को 100 बार गिनेंगे तो 1 अरब होंगे। और 10 अरब अगर आपने कैलकुलेट किए तो ये खरब होता है। ऐसे 3, यानी कि 300 करोड़, सॉरी, 100 करोड़ यानी कि 1 अरब, यानी कि 1000 करोड़ यानी कि 1 खरब, यानी कि
3000 करोड़ बैक्टीरिया 1 ग्राम मिट्टी में होते हैं। उस मिट्टी को कहा जाता है सदृढ़ या समृद्ध मिट्टी। लेकिन गवर्नमेंट के एनालिसिस अनुसार उस दिन उन्होंने कहा था कि 1 ग्राम मिट्टी में सिर्फ 70 लाख बैक्टीरिया मिल रहे हैं। 70 लाख, ये तो 2001 से 5 के बीच का एनालिसिस है। मैं आसान भाषा में बताऊं तो आपको जरा जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के घर में 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हो और वो सट्टे में या पत्ते में हार गया और उसके पास सिर्फ 100 रुपए पड़े रहे, 1 करोड़ के 100 रुपए हो गए, वो कितना गरीब होगा? उतनी गरीब बन चुकी है भारत देश की जमीन। ये गवर्नमेंट कहती है, मैं नहीं कहता हूं। और वो बैक्टीरिया यूरिया डाल डालकर, केमिकल डाल डालकर मर रहे हैं, और वही बैक्टीरिया किसान को फसल देने के लिए काम में आते हैं। जिस दिन वो बैक्टीरिया जमीन से खत्म हो जाते हैं, जमीन बंजर हो जाती है। और पंजाब में ऐसी हजारों हेक्टर जमीन बंजर हो चुकी है ऑलरेडी। मैं कल आप लोगों को प्रमाण के साथ बात करूंगा। मैं आप लोगों को कल गूगल पर जाकर दिखाऊंगा कि पंजाब में कितनी जमीनें बर्बाद हो चुकी है, कितने गांव बर्बाद हो चुके हैं, कैसे कैसे कैंसर होकर लोग मर रहे हैं पंजाब में। क्योंकि ये जो षड्यंत्र है साथियों, कोई साधारण षड्यंत्र नहीं है। ये जो चल रहा है ये कोई साधारण घटनाएं नहीं है। मुझे नहीं पता आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर नहीं समझ में आ गया तो आप ही अपने बच्चों को जहर खिलाकर मार देंगे, आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। समय खत्म हो चुका है। 2 मिनट हमारे पास है। किसी को अगर आज का सेशन कैसा लगा, इसके बारे में 2 शब्द कहने हैं तो आप कह सकते हो। उसके बाद मैं सेशन को क्लोज करूंगा, आगे कल कंटिन्यू करूंगा जो विषय हमारा चल रहा है। किसी को अगर आज के सेशन के बारे में कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो, अन्यथा मैं सेशन क्लोज करूंगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीदी। आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ सर, बहुत अच्छी जानकारी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। राधेश्याम जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सरकार ने यानी जो उत्पादन बढ़ाया सर, उन्होंने सोचा, जैसे आपने बताया कि षड्यंत्र के द्वारा जैसे लोक संख्या बढ़ रही थी तो उनको शायद अन्न पूरेगा कि नहीं, इसलिए ये संकरित उत्पादन शुरू किया ताकि लोगों को अन्न मिल सके। लेकिन शायद उसके जगह अगर सरकार लोक संख्या बढ़ाने के बजाय उसको कम करने पर अगर ध्यान देती तो जो हम ओरिजिनल खा रहे थे शायद वही पर्याप्त होता था सर। सही है सही है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं सर कि हमारे देश में आबादी ये कभी भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश में मैनेजमेंट ये प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे जो राजनीतिक पुडारी है, या जो भी, मतलब करीब करीब 80 साल होंगे हमें अभी आजादी मिलने के लिए। 2 साल के बाद हम 80 साल होंगे हमें। तो 80 साल में जितने भी राज्यकर्ता हुए हैं, वो चाहे पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, या आज तक के जितने भी पंत प्रधान हुए हैं, ये सब स्वार्थी हुए हैं। मुझे माफ करना इस शब्द को इस्तेमाल करने के लिए। तो कुछ लोगों की भावनाएं मतलब तकलीफ दे सकती है किसी को मेरी बातें। तो मैं पंडित नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक कहूंगा कि ये लोग कभी भी देश के हित के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। ये बस अपनी पार्टियां चलाने के लिए, ये बस अपनी कुर्सियां बचाने के लिए नाटक करते हैं लोगों के साथ में। इनको कोई लेना देना नहीं है, आप जिंदा रहो या मरो। मैं रियली बोल रहा हूं। अगर ऐसा होता तो सिंपल सी बात है, हमारे देश में गुटखा नहीं बेचा जाता, हमारे देश में शराब नहीं बेची जाती। हमारे देश में आपको पता है, जब से मैं तो कहूंगा बीजेपी सरकार आई, पहले कांग्रेस ने तो लूट के खाया ही। आपको आपको पता होगा नहीं होगा, मेरी जो सेशन बाकी के चलते उसमें मैंने बहुत बार बोला है कि कम से कम हमारे देश के ऊपर, हमारे देश का 400 लाख करोड़ स्विस बैंक में पड़ा हुआ है ब्लैक मनी। तो ये तो उस वक्त की बात है जब कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी की सरकार अभी बाद में आई 14 15 18 साल से। तो इन्होंने तो अभी लॉटरी वॉटरी इतनी, मतलब इतनी परमिशन दे दी है कि लोग लॉटरियां खेल खेल के, रमी खेल खेल के लोग अपने घरों को बर्बाद कर रहे हैं। पूरा सत्यानाश हो रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बस सर, सरकार को कोई लेना देना नहीं होता है। वो तो राज करते हैं लोगों को लूट कर और मजे कर कर। क्योंकि ये सब अंग्रेजों ने बनाया हुआ खेल है, इसको समझना बहुत कठिन है। इसके ऊपर बात करूंगा तो 8 दिन लगेगा ये सब चीजें।
तो सरकार कुछ नहीं करना चाहती, बस सरकार राज्य करना चाहती है, आप लोगों के टैक्स के पैसे पर मजे करना चाहती है। इसके अलावा मैं दूसरे शब्दों में इसका मतलब मैं बयान ही नहीं कर पाऊंगा। एनीवे, तो विषय बहुत बड़ा है साथियों, मुझे माफ करना, वैसे तो मैं किसी का जनरली नाम नहीं लेता हूं, लेकिन मुझे आज आपने ये विषय निकाला इसलिए मैंने ये विषय छेड़ा है। हमारे देश के जितने भी राज्यकर्ता है, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी राजनेता है, सिस्टम ही अंग्रेजों ने ऐसा बनाया हुआ है कि लूट कर खाओ और मजे करो। ये अंग्रेजों ने अपने लिए बनाया था, लेकिन अंग्रेज चले गए और कुछ लोगों को ऐसा लगता है हम आजाद हुए हैं। आजादी वाजादी कुछ नहीं है, दिमाग से निकाल दो आजादी विजादी। इसके बारे में अगर बात करनी रही तो जरूर बात करेंगे। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूंगा, समय हो चुका है। आशा करता हूं जितने भी भाई बहनों को आज का ये विषय मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, वो सही से पहुंचाने में मैं थोड़ा सा यशस्वी रहा हूं, कामयाब रहा हूं। तो मैं और रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आज का अगर विषय आपको पसंद आया तो कल भी बहुत बढ़िया विषय होने वाला है, तो लिंक ओपनली किसी को भी भेज सकते हो ताकि लोगों को ये जानकारी पहुंचे। इतना कहकर रुकना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अगले मीटिंग में जरूर आइएगा।